प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। इकाई 2 के अंतर्गत आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शरीर के रचनात्मक संगठन के ऊपर। जैसा कि पहले ही आप सभी को बताया गया था कि स्वास्थ्य क्या है और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ जो हर पहलू है वो हमें किस प्रकार से प्रभावित करता है। जब स्वास्थ्य की बात आती है तब निश्चित रूप से हमें हमारे शरीर से संबंधित हमारा ध्यान आकर्षित होता है कि यह शरीर किस प्रकार से बीमार पड़ जाता है। कहने का अर्थ है, यदि स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को और गहराई से यदि हम जानना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस शरीर को हमें समझना पड़ेगा कि यह शरीर वास्तव में क्या है, यह किस प्रकार से बना है, क्या है इस शरीर का अस्तित्व है। प्रिय विद्यार्थियों, इस इकाई के अंतर्गत हम कोशिका उत्तक तंत्र के बारे में जानेंगे और उसको जानने से पहले हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हम सभी लोग हमारे घर के अंदर रहते हैं। हम सबका अपना एक घर होता है, एक मकान होता है। क्या आप जानते हैं कि जो मकान बना हुआ है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? यदि बने हुए मकान की सबसे छोटी इकाई की हम बात करते हैं तो निश्चित ही हमारा ध्यान जाता है उस ईंट की ओर कि एक मकान की सबसे छोटी जो इकाई होती है ईंट होती है। क्यों? क्योंकि एक एक ईंट करके ही दीवारें बनती है और जब 4 दीवारें खड़ी हो जाती है तब उसको हम अलग अलग रूप दे देते हैं कि ये हमारा हॉल है, ये बरामदा है, ये कमरा है, ये बाथरूम है, ये किचन है। तो इस प्रकार से सभी मिलकर के और एक मकान बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जो हमारा यह शरीर बना हुआ है, इस शरीर की जो सबसे छोटी इकाई है वो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, सेल। जो हमें ये शरीर दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। यह कोशिकाओं से मिलकर के बना है और इसके अंदर विभिन्न प्रकार के रसायन पाए जाते हैं और यह शरीर हमारा काम करता है। जिस कोशिका की हम बात कर रहे हैं यह कोशिका बहुत सूक्ष्म होती है, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। एक सिंगल कोशिका को यदि हम देखना चाहें तो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है, इतनी सूक्ष्म होती है वो। उसको देखने के लिए आवश्यकता पड़ती है सूक्ष्मदर्शी की। माइक्रोस्कोपी के द्वारा उसको हम देख सकते हैं। अब इतनी जो छोटी कोशिका होती है, उस कोशिका के अंदर भी उसके बहुत सारे ऑर्गेनल्स यानी उसके उपांग पाए जाते हैं, जिनकी हम चर्चा करेंगे। अब इतनी जो छोटी कोशिका होती है, ये सारी कोशिकाएं मिलकर के जो एक शरीर बनाती है, और कहते हैं कि हमारे शरीर के अंदर लगभग 600 खरब कोशिकाएं हैं। ये जो कोशिकाएं हैं शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के जो अंगों का और तंत्रों का निर्माण करती है। जैसा कि आपको बताया कि ईंट और ईंट से दीवार बनती है, ठीक वैसे ही जो कोशिका होती है, कोशिकाएं मिलकर के ऊतकों का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर के अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर के एक तंत्र का निर्माण करते हैं। और जब बहुत सारे तंत्र मिलते हैं तब हमारे एक शरीर का निर्माण होता है।
हम यूं भी कह सकते हैं कि यह शरीर है, शरीर के अंदर तंत्र है। एक तंत्र में विभिन्न प्रकार के अंग है जो विभिन्न प्रकार के ऊतकों से मिलकर बने हुए हैं, और जो ऊतक है वो कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के द्वारा इसको हम समझते हैं। हमारा श्वसन तंत्र, जिसके द्वारा हम श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं, यह एक शरीर का तंत्र है। अब इस तंत्र में अलग अलग ऑर्गन्स है। उनमें नाक एक ऑर्गन है, एक अंग है। नाक के द्वारा श्वास अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, तो फेफड़े उसके अंग है। श्वास नली में भी श्वास जाती है, ट्रेकिया जिसको बोलते हैं, वह भी इसका एक अंग है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे शरीर के अंदर बहुत सारे प्रकार के अंग है, तंत्र है, और इन सब से मिलकर के हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। हम चाहे शरीर के अंदर सबसे मजबूत हड्डी की बात करें, और चाहे सबसे कोमल अंग की हम बात करें, चाहे हम एक हमारे सबसे कोमल अंग यदि आंख की भी बात करें, तो हड्डी भी उस कोशिका से बनी हुई है और आंख भी कोशिका से बनी हुई है। मूल रूप से देखा जाए तो सभी कोशिकाएं एक समान होती है। आकार प्रकार में शरीर में जिस प्रकार के जैसे अंग की आवश्यकता होती है, उनका आकार प्रकार अलग हो सकता है, लेकिन कोशिका के अंदर पाए जाने वाले जो उसके ऑर्गेनल्स है वो सभी में पाए जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जितनी भी कोशिकाएं हैं, हर एक कोशिका स्वतंत्र रूप से एक जीवित इकाई है, जो सभी प्रकार का कार्य वह स्वयं करती है। बात कोशिका की चल रही है, तो कोशिका में जो समझने वाली पहली बात आती है वह है कोशिका भित्ति। भित्ति यानी हम दीवार को बोलते हैं, मेम्ब्रेन, जो जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कोशिका के चारों ओर एक आवरण होता है जो उसको प्रोटेक्शन देता है, आकार प्रकार देता है। जो विभिन्न प्रकार के जो प्रोटीन्स है, वसा है, उनसे मिलकर के ये भित्ति बनी हुई होती है, उसमें लचीलापन होता है, और उसके अंदर विशेष प्रकार के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों को, रसायनों को वो रिसेप्टर्स ग्रहण करते हैं जैसे उस कोशिका को आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जीवद्रव्य प्रोटोप्लाज्मा इस कोशिका के अंदर पाया जाता है, और उसी जीवद्रव्य के कारण ही एक कोशिका, जिसको हम कहते हैं कि ये जीवित कोशिका है, इसके अंदर भी वही प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या वसा, इन सब से मिलकर के वो बना होता है। कोशिका के अंदर जो छोटी छोटी ये संरचनाएं दिखाई दे रही है, इन संरचनाओं में एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है यह कोशिका का शक्ति ग्रह होता है। कोशिका का शक्ति ग्रह अर्थात यहां पर जो भी ऊर्जा होती है वो संरक्षित रहती है और आवश्यकता पड़ने पर वह काम आती है। एटीपी के रूप में वहां पर ऊर्जा संरक्षित रहती है। एक कोशिका के अंदर एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया हो सकते हैं। इसी प्रकार गोल्गी जाल भी होता है, और जो गोल्गी जाल होता है यह कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायनों का निर्माण करता है। जो विभिन्न प्रकार की अलग अलग जो कोशिकाएं होती है, ग्रंथियों की अलग कोशिकाएं होती है, तो पाचन तंत्र की अलग कोशिकाएं होती है, उसी के अनुसार इनसे विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स है, एंजाइम है, उनका निर्माण होता है, सिक्रेशन होता है। साथ ही उनकी एक तरह से कहीं तो छंटाई है, उनकी पैकिंग है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको भेजने के लिए तैयार करना है। ये सारा का सारा हमारा इस गोल्गी कॉई में, ये जिसको हम गोल्गी जाल बोलते हैं, उसके अंदर इसका निर्माण होता है। इसी प्रकार से अंतःद्रव्य जालिका भी होती है, जिसके अंतर्गत स्टेरॉइड हार्मोन्स का संश्लेषण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को स्रावित करना है, आदि काम होते हैं।
लाइसोसोम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, जिसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। और वो इसलिए कहा जाता है कि शरीर के अंदर या कोशिका के अंदर बनने वाले जितने भी विषाक्त पदार्थ होते हैं उन सबको यह हजम कर जाता है, पचा जाता है, इसका काम है ये। राइबोसोम यह भी हमारी इसी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले बहुत ही छोटे छोटे सूक्ष्म कण होते हैं। और इनके जो राइबोसोम होते हैं मुख्य रूप से इसके अंदर लगभग 60% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। सेंट्रोसोम एक जो जीवित प्राणी होता है और उसका जो निर्माण होता है, जो उसका विकास होता है, उसकी शुरुआत एक कोशिका से होती है और वही एक कोशिका आगे जाकर के 2 भागों में बंट जाती है, उसका विभाजन होता है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। तो ये जो विभाजन होता है उस विभाजन में जो सहायक होता है वह सेंट्रोसोम होता है। और उसके बाद में जो कोशिका होती है उस कोशिका की एक तरह से आत्मा, सोल, वो होता है उसका केंद्रक, जिसके अंदर पाया जाता है डीएनए। डीएनए की संरचना उसके अंदर होती है। डीएनए के अंदर भी मुख्य रूप से प्रोटीन ही पाया जाता है और उसकी बड़ी जटिल संरचना होती है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होना चाहिए कि इस जटिल संरचना का सबसे पहले जो संश्लेषण किया था वो भारत के एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था, जिनको नोबेल प्राइज मिला था। इन डीएनए को हम गुणसूत्र बोलते हैं, यानी कि हमारे गुण, हमारे कैरेक्टर कोडिंग रूप में इसके अंदर पाए जाते हैं। शरीर के अंदर सिर्फ आरबीसी को छोड़ करके जो रेड ब्लड सेल्स होती है उनको छोड़ करके सभी प्रकार की कोशिकाओं के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक जो छोटी सी कोशिका होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती है, उसके अंदर भी इतने सारे इसके ये ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। और एक कोशिका जो एक जीवित और एक क्रियावाही इकाई है अपना काम करती है। अब हम बात करते हैं ऊतकों की कि ऊतक क्या है। जैसा कि हमने कहा कि ये कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। और ऊतक जो होते हैं वो मुख्य रूप से तो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आच्छादक ऊतक होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, तंत्रिका ऊतक होते हैं और पेशीय ऊतक होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें आच्छादक ऊतक की, जिसमें साधारण उपकला ऊतक, साधारण उपकला जो ऊतक होते हैं वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें शल्की ऊतक, रोमिका ऊतक, स्तंभाकार ऊतक, ग्रंथिक ऊतक और संवेदी ऊतक। जैसा कि इनका नाम है शल्की ऊतक, ये हमारा अधिकतर ये त्वचा और फेफड़ों के अंदर पाए जाते हैं। इसी प्रकार रोमिका ऊतक, जो रोमिका ऊतक होते हैं इनकी कोशिका स्तंभाकार व घनाकार होती है। और स्तंभाकार जो ऊतक होते हैं ये हमारी छोटी आंत है, हमारा आमाशय है, इनके अंदर पाए जाते हैं। जैसा कि नाम है स्तंभाकार, उसी प्रकार की इनकी संरचना भी पाई जाती है। ग्रंथिक ऊतक जैसा नाम है, जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं या बहिर्स्रावी ग्रंथियां हैं, बहुत सारी जो ग्रंथियां होती है, तो उन ग्रंथियों का निर्माण होता है। जो दुग्ध है, स्वेद, लार है, इस प्रकार की जो भी ग्रंथियां होती है इन ऊतकों से मिलकर के ये बनी होती है। इसी प्रकार जो संवेदी ऊतक है ये हमारे नाक, आंख और इनके अंदर ये पाए जाते हैं। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक की यदि हम बात करें तो ये बहुत सारे प्रकार है इसके, जैसा कि इसमें बताया गया है 9 प्रकार के हैं। और शरीर में जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है ये ऊतक वहां पर अपना काम करते हैं। श्वेत सोत्रिक ऊतक है, पीत प्रत्यास्थ ऊतक है, अवकाशी ऊतक है, जालक ऊतक है, जाल के समान जो फैले रहते हैं, लसिकाप ऊतक है, लसिका ग्रंथियों में पाए जाते हैं, वसामय ऊतक है, उपस्थि ऊतक है, उपस्थि यानी उपास्थि, कार्टिलेज जिसको बोला जाता है, जो सॉफ्ट हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड में जो स्लिप डिस्क कोर होती है, उनके अंदर इस प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। अस्थि ऊतक, जिनके द्वारा हमारी अस्थियों का निर्माण होता है।
रक्त ऊतक। रक्त ऊतक का अर्थ हो गया हमारे रक्त का निर्माण होना। और रक्त के अंदर हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और डिंबाणु जो होती है। तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर का कंट्रोलर है, हमारा तंत्रिका तंत्र, जिसकी तंत्रिकाएं जो सूक्ष्म नाड़ियों के रूप में पूरे शरीर के अंदर जिसका जाल फैला हुआ है, और उन जो जाल फैला हुआ है जिन नाड़ियों का और जिनसे वो बनी है, जिसको हमें न्यूरॉन बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका भी जिसको बोला जाता है, वह एक तारे के समान, स्टार के समान जिसकी संरचना होती है, तो वह उस प्रकार की होती है। और पूरे शरीर में जैसे कि ब्रेन के अंदर हमारी तंत्रिकाएं पाई जाती है, वो तंत्रिका ऊतक होते हैं, जिनका काम विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान करना, मस्तिष्क तक पहुंचाना, मस्तिष्क के द्वारा फिर शरीर तक पहुंचाना, यह काम इनके द्वारा होता है। उसके बाद आता है पेशी ऊतक। पेशियां हमारी शरीर की मसल्स, जो कि 3 प्रकार की होती है, जैसा इस चित्र में बताया हुआ है, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ऐच्छिक पेशी यानी कि कुछ शरीर की ऐसी पेशियां जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है, जैसे कि हाथ की पेशी है, मैं चाहूं तो हाथ मुड़ेगा और चाहूं तो हाथ नहीं मुड़ेगा। इसी प्रकार से अनैच्छिक पेशी जिसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है, हम खाना खाते हैं, अमाशय की पेशियां उसको पचाना शुरू कर देती है, वो काम अपने आप हो रहा है, उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसी प्रकार जो हृदय पेशी है, देखा जाए तो शरीर की सबसे मजबूत पेशी है। इसलिए मजबूत पेशी है क्योंकि जीवन भर चलने वाली है, जीवन भर हृदय की पेशियां काम करती है। अब हमें चर्चा करते हैं तंत्रों के बारे में, क्योंकि कोशिकाओं से मिलकर के हमारे ऊतक बनते हैं और फिर ऊतक निर्माण करते हैं अंगों का और तंत्रों का। जैसा कि अभी आपको बताया, हमारे शरीर का जो कंट्रोलर है, पूरी बॉडी को जो कंट्रोल करने वाला है, वो है हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। इस चार्ट के अनुसार यदि देखें तो इस नर्वस सिस्टम को हमें 2 भागों में, मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, और दूसरा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके फिर हम 2 भाग कर सकते हैं, जिसमें ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जो हमारा ऑटोनोमिक यानी स्वनियंत्रित तंत्रिका तंत्र है, उसके 2 भाग होते हैं, एक होता है सिंपैथेटिक और दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक, यानी अनुकंपी और परानुकंपी। ये जो 2 तंत्र है जिनके बिल्कुल ऑपोजिट कार्य होते हैं, और ये अपना काम स्वयं करते हैं, जिसके ऊपर ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसलिए इनको कहा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद में सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत आता है एक तो हमारा ब्रेन, मस्तिष्क, और दूसरी हमारी स्पाइनल कॉर्ड। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उससे 31 पेयर से नर्व निकलती है, जिनको हम स्पाइन नर्व कहते हैं, जो पूरे शरीर के अंदर फैली हुई रहती है और सूचनाओं का आदान प्रदान करती है ब्रेन के साथ में। और जो हमारा ब्रेन है उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, आगे का, बीच का और पीछे का, जिसको हमें फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन कहते हैं। इस प्रकार से हमारा तंत्रिका तंत्र अपना काम करता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट तंत्र है श्वसन तंत्र। बिना श्वास के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। जो श्वसन तंत्र है और जो हम श्वास लेते हैं उसकी शुरुआत होती है नाक के द्वारा। हम सभी जानते हैं कि श्वास के द्वारा हमें ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हम ध्यान नहीं देते हैं फिर भी यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस प्रक्रिया को चलाने वाला जो तंत्र है वो हमारा श्वसन तंत्र है। यदि इस चित्र की तरफ हम ध्यान दें तो इसमें बताया जा रहा है कि यदि हम नाक के द्वारा सांस लेते हैं, और श्वास नाक के द्वारा ही लेना चाहिए हमेशा, हमें प्रकृति ने, इस कुदरत ने
हमें श्वास लेने और छोड़ने के लिए इसको बनाया है, क्योंकि इससे जो हवा अंदर जाती है वो फिल्टर होकर के जाती है। तो जो नाक के द्वारा श्वास ली जाती है वह हमारे इस थ्रॉट, लेरिंग्स यानी कि स्वर यंत्र, जहां पर ये कंपन पैदा होते हैं, आवाज पैदा होती है, और उसके द्वारा फिर ट्रेकिया, जिसको हम श्वास नली बोलते हैं, और यही ट्रेकिया आगे जाकर के दो भागों में बंट जाते हैं, हमारे दोनों लंग्स, दोनों फेफड़े, उन दोनों फेफड़ों में हवा भर जाती है। लेकिन उन दोनों फेफड़ों के अंदर भी एक विशेष प्रकार की संरचना होती है, ठीक वैसे ही जैसे कि अंगूर के गुच्छे होते हैं। अंगूर के छोटे छोटे जो गुच्छे और जो अंगूर है उनको हम बोल सकते हैं वो वायु प्रकोष्ठ है, जिनको हम एल्वेली बोलते हैं। जो एल्वेलीज होते हैं वो छोटे छोटे वायु प्रकोष्ठ है जिनके अंदर हवा भरती है, और जब हम श्वास लेते हैं उनके अंदर हवा भरती है और वो फूल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारा का सारा जो श्वसन है, लेना और छोड़ना, यह चलता रहता है। इसमें जो दूसरा चित्र दिखाया है उसके अंदर ये अंगूर के गुच्छे नुमा संरचना इसमें दिखाई गई है, और साथ में इसमें देखिए कि नीचे का एक भाग है जहां पे लिखा है डायफ्राम। डायफ्राम का अर्थ है तनुपट, यानी कि यह हमारे यहां पर इस चेस्ट के ठीक नीचे होता है, जो इस चेस्ट को और नीचे जो हमारा एब्डोमेन है, यह हमारा जो पेट का भाग है, इन दोनों को वह अलग करता है। अगला तंत्र आता है पाचन तंत्र। जो कुछ भी हम खाते हैं और पीते हैं उसका यहां पर पाचन होता है, और भोजन की जो शुरुआत है, हम यूं भी कह सकते हैं कि भोजन के पाचन की जो शुरुआत है वह मुंह से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले हम भोजन को मुंह के अंदर चबाते हैं, अच्छी तरह से भोजन को चबाया जाता है, और इतना चबाना चाहिए कि वह बिल्कुल एक तरह से पानी की तरह लिक्विड फॉर्म में आ जाए। उसके बाद में भोजन को निगला जाता है। तो दांतों के द्वारा चबाना, जिससे जीभ है, लार ग्रंथियां हैं, वो इसके अंदर मिक्स होती है और भोजन का पाचन होता है। और उसके बाद में जो जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है एसोफेगस, जो आहार नाल है, उसके द्वारा हमारा भोजन सबसे पहले आमाशय के अंदर पहुंचता है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे अंगों से मिलकर के ये तंत्र बना है। उसके अंदर हमारा आमाशय भी है, पेंक्रियाज भी है, ड्यूडेनम भी है, गॉल ब्लैडर भी है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है। ये सारे मिलकर के पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और ये सारे के सारे भोजन को पचाते हैं। इसी प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त एक शरीर के अंदर पाया जाने वाला ऐसा लिक्विड है जो पूरे शरीर के अंदर रोटेट करता है। हम यूं कह सकते हैं कि जो ये तंत्र है ये पूरे शरीर के अंदर काम करता है। हालांकि इस तंत्र का जो मुख्य अंग है वो है हृदय। हृदय का काम है ब्लड को पंप करना। हृदय वह मशीन है जो पंपिंग करता है और पूरे शरीर के अंदर ब्लड को सप्लाई करता है। हृदय के अंदर ब्लड का शुद्धिकरण नहीं होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन तो फेफड़े करते हैं, किडनी करती है। हृदय का काम है केवल पंप करना। एक तरफ से तो इसमें अशुद्ध ब्लड आता है और दूसरी तरफ से पंप के द्वारा एक फोर्स के साथ में, जिसको हम प्रेशर कहते हैं, उसके द्वारा यह ब्लड को आगे धकेलता है और उसी के फलस्वरूप पूरे शरीर के अंदर ब्लड दौड़ता रहता है। इसलिए हार्ट के दो पार्ट होते हैं, एक के अंदर अशुद्ध ब्लड आता है, फेफड़ों में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, वहां से ऑक्सीजन लेता है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है, जो राइट पार्ट होता है, उसके अंदर शुद्ध ब्लड आता है और फिर वह पूरे शरीर के अंदर चला जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा हृदय है वह पंपिंग का काम करता है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, कुछ विशेष प्रकार की जो नाड़ियों की तरह जो दिखाई गई है रेड और ब्लू कलर में। रेड का यहां पर अर्थ है कि ये हमारी आर्टरीज है,
इनके अंदर शुद्ध ब्लड दौड़ रहा है, और जो ब्लू कलर है वो वेन्स है, शिराएं हैं, जिनके अंदर अशुद्ध ब्लड है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र। हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, बहिर्स्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। बहिर्स्रावी ग्रंथियां वो होती है जो अपने स्राव को किसी एक नलिका के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्राव को पहुंचाती है, जबकि अंतःस्रावी ग्रंथियां वो होती है जो सीधे अपने स्राव को ब्लड में छोड़ देती है। और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले रसायन को हम कहते हैं हार्मोन्स। जो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, हमारा जो मस्तिष्क होता है, इसके अंदर दो प्रकार की ग्रंथियां होती है, पीनियल और पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। गले में भी दो होती है, थायराइड और पैराथायराइड। चेस्ट के अंदर एक पाई जाती है जिसको हम थाइमस बोलते हैं। दोनों हमारी जो किडनीज होती है, उन किडनीज के ऊपर जो ग्रंथि होती है वो एड्रिनल ग्लैंड होती है। दोनों के ऊपर ये अलग अलग ग्लैंड्स होती है। इसी प्रकार से जनन ग्रंथियां होती है। एक होती है पेंक्रियाज, जो डक्ट फुल और डक्टलेस, यानी जिसको बहिर्स्रावी और अंतःस्रावी दोनों के रूप में लिया गया है, जिसको हम पेंक्रियाज बोलते हैं। तो इस प्रकार ये हमारी 7 और या जिसको हम 8 कह सकते हैं, हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हो गई। अस्थि तंत्र, हड्डियों का ढांचा, जो कि हमारे शरीर को एक शेप प्रदान करता है। इन हड्डियों के बलबूते ही हमारा शरीर खड़ा रह पाता है, जिसके द्वारा ही हम चल फिर पाते हैं। और अलग अलग एंगल के अंदर दिखाया हुआ है कि शरीर के अंदर किस किस प्रकार की हड्डियां हैं। पैरों की हड्डियां, हाथों की हड्डियां, सिर की हड्डियां हैं। जो हमारे ये अस्थि पंजर है, चेस्ट, जिसको हम रिब्स या पसलियां बोलते हैं, इसकी हड्डियां हैं। पीछे की ओर से देखें तो पूरा का पूरा हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये हमारा कंकाल तंत्र है, जिसको हम अस्थि तंत्र बोलते हैं। पेशीय तंत्र, शरीर को गति प्रदान करने वाला तंत्र। पेशियों के द्वारा ही हमारे शरीर को गति मिलती है। हम हाथ को हिलाते हैं, पैर को हिलाते हैं, जो भी मूवमेंट करते हैं वो इन पेशियों के द्वारा होता है। और हम देख रहे हैं इस चित्र में कि हमारा पूरा का पूरा शरीर इन पेशियों के द्वारा आच्छादित है, इन पेशियों से ढका हुआ है। उत्सर्जन तंत्र, हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, और जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वह इस तंत्र के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। हम खाना भी खाते हैं, वो भी अपशिष्ट रूप में जो बचता है उसको भी हम बाहर निकालते हैं। तो मल मूत्र के रूप में जो भी बाहर निकालते हैं वह उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत आता है। उसके अंदर हमारी किडनी भी आती है। किडनी का काम होता है फिल्टर करना। ब्लड के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो किडनी के अंदर भी आता है, और किडनी के अंदर फिल्टर होता है। कोई भी विषाक्त पदार्थ है, विजातीय तत्व होते हैं, वो फिल्टर यहां से कर दिए जाते हैं। और उसके बाद में आता है जनन तंत्र, परिवार को आगे बढ़ाने वाला। और जो ये हमारा जनन तंत्र होता है, इस जनन तंत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स भी निकलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा पूरा का पूरा जो शरीर है वो इन विभिन्न प्रकार के तंत्रों से मिलकर के बना हुआ है। यदि इनके ऊपर हमें थोड़ी सी नजर डालें पूरे शरीर के ऊपर, तो कंकाल तंत्र हमें एक ढांचा प्रदान करता है, मांसपेशी तंत्र हमें गति प्रदान करता है, नाड़ी तंत्र नियंत्रण करता है पूरे शरीर के ऊपर, रक्त परिसंचरण जो तंत्र है वह वाहक का काम करता है, श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, पाचन तंत्र है तो वह जो भी भोजन करते हैं उसको पचाता है, ग्रंथि तंत्र भी नियंत्रण का काम करता है, प्रजनन तंत्र प्रजनन से संबंधित कार्य करता है, प्रतिरक्षा तंत्र भी एक होता है जो शरीर में होने वाली विभिन्न रोगों से हमें बचाता है, और उत्सर्जन जो तंत्र होता है विजातीय तत्वों का निष्कासन करता है। तो इस प्रकार से इन तंत्रों से मिलकर के यह हमारा शरीर बना है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जो शरीर है वास्तव में एक बड़ी ही जटिल मशीन है जो इस कुदरत ने बनाया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपके निश्चित रूप से ये सारी चीजें समझ में आई होगी
कि हमारा जो ये शरीर है ये कैसे बना है और कौन कौन से तंत्र इसके अंदर काम करते हैं। तो यह अध्याय हमारा यहीं समाप्त होता है।